अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि चिलमन के पार्ट की आज लास्ट एपिसोड है और हमारा चैनल पर शुरू होने वाला है घर हारा तो मैं तुम्हारा का सीज़न 2, जो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि उसमें आपको मिलेगी आपका शिकवा दूर करने के लिए गज़ल और बुराक की स्टोरी। इसके अलावा एक नया कपल इंट्रोड्यूस होगा और उसकी बहुत ही यूनिक स्टोरी होगी, आपको पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज की एपिसोड पढ़कर कमेंट लाजमी कीजिएगा क्योंकि आज फिर मैं डबल एपिसोड दे रही हूँ। तो चलें एपिसोड को शुरू करते हैं। अम्मा, इन लोगों ने अपनी बेटी की शादी पर डेकोरेशन का काम इतना कम क्यों किया हुआ है और आप इन कंगलों से जायदाद मांगने के ख्वाब लेकर बैठी हुई हैं। मैं इस काली लड़की से इसीलिए शादी कर रहा हूँ अम्मा, अगर मुझे जायदाद का कोई असर नज़र नहीं आया असार तो मैं निकाह के वक्त तमाशा करके ये निकाह रोक लूँगा। सागम जो नेमत को देखने के बाद हवेली के लोगों से ख़ास कर उस हुरिया से छुपते हुए हवेली के पिछले हिस्से में आकर अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए सिगरेट पी रहा था। दूल्हे की गुस्सीली आवाज़ सुनकर वह तेज़ी से उस जानिब बढ़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मेरे लाल, शगुफ्ता बेगम अपनी बेटी को अपनी नज़रों से दूर करने के लिए कुछ भी कर देंगी। मैं ये बात करूँगी, अगर उसने मना कर दिया तो तुम परसों तमाशा करके निकाह रोक लेना। दूल्हे की माँ ने कहा, अम्मा अभी मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप हूँ, आप जाकर उनसे बात कर लें, अगर वो मानती हैं तो ठीक, वरना मैं निकाह वाले दिन उनकी बेटी पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाऊंगा कि जो भी मर्द उससे मोहब्बत का दावेदार होगा वो भी इस इल्ज़ाम को सच मानकर उससे शादी नहीं करेगा। और अम्मा, मुझे नहीं लगता उस काली का कोई दीवाना होगा क्योंकि अम्मा, मुझे लगता है उस काली को देखकर मर्द डर कर भाग जाते होंगे। दूल्हे के मुंह से अपनी ब्लैक ब्यूटी का मजाक सुनकर सागिम आतिश खानज़ादा का दिल जाकर उसका कत्ल कर दे, लेकिन उसका बदला वो रस्म के वक्त इससे लेने का इरादा रखता था। वहाँ से हटा। तुम निम्मी, आलिया नुमान इस वक्त अपने घर के दरवाजे पर निमरा आलम खान को खड़े देख डर गई। आली, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर में स्टे कर सकती हूँ? निमरा आलम खान ने आज से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आली नुमान ने डर से अटकते हुए कहा। वैसे निम्मी, तुम्हारे कज़न की तो आज मायूं है, फिर तुम यहाँ हमारे घर में क्यों स्टे करना चाहती हो? उसे पानी का गिलास पकड़ा कर आलिया नुमान ने पूछा। आली, उस शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मैं इस वक्त अपनी फैमिली गेट टुगेदर में जाऊंगी तो सब इस बात को लेकर मुझ पर कीचड़ उछालेंगे और आली शादी की वजह से अभी तक ये बात बाबा के कान तक नहीं पहुंची। अगर मेहमानों के बाद उनके कान तक पहुंची तो वो मुझे इस फंक्शन में ज़िंदा गाड़ देंगे। आली, मैं इस रूमर को नेमत की शादी से पहले ख़त्म करना चाहती हूँ। वो तो शुक्र है वासिफ भाई का जिन्होंने सब जगहों से वो वीडियोज़ हटवा दिए हैं, मगर कुछ लोग मुझे गलत समझ रहे हैं और जिसका गुनाह है वो सरेआम फिर रहा है। निमरा आलम खान ने नफरत से आहिल शाह के बारे में बताया। आलिया नुमान, जिसने इस होटल से उसी वेटर से रूम में खुफिया कैमरा निकालकर उससे रिकॉर्ड हुए वीडियो को एडिट करके वायरल किया था, निमरा आलम खान को आहिल शाह पर इल्ज़ाम लगाते हुए देखकर वो अंदर तक पुरसकून हो गई थी। निमी, तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे साथ चल कर पुलिस स्टेशन में उस दरिंदे के खिलाफ FIR दर्ज करवाओ। देखना पुलिस वाले इस दरिंदे को भी उसके घर जाकर उसके घर वाले के सामने उसकी असलियत को नंगा करके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आली नुमान ने खुद को बचाने के लिए आहिल शाह को फंसाने का मंसूबा बनाने के बाद निमरा आलम खान को उसके खिलाफ भड़काते हुए कहा, हाँ ये तुम ठीक कह रही हो, मुझे उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहिए। आपका नाम आहिल शाह है? आहिल शाह भी यूनिवर्सिटी से सीधा घर आया ही था कि दरवाजे पर दस्तक सुनकर आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस की वर्दी में मलबूस बहुत सारे लोगों को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। एक ने आके बढ़कर उससे पूछा, जी हाँ, मेरा ही नाम आहिल शाह है। आहिल शाह ने हैरानगी से उस ऑफिसर की जानिब देखते हुए कहा, तुम्हें रेप के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ऑफिसर ने आगे बढ़कर उसके मजबूत हाथों को पकड़कर हथकड़ी लगाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। ज़रूर आप लोगों को ये गलतफहमी हुई होगी। सिद्रा खातून ने अपने बेटे के हाथों हथकड़ी लगते हुए देखकर तड़पते हुए ऑफिसर से कहा, नहीं मोहतरमा, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। आपके बेटे का कारनामा पूरा पाकिस्तान और जान चुका है और देख भी चुका है। अगर आपने अभी अपने बेटे का कारनामा देखा नहीं है तो जाकर देख लें, पता चल जाएगा कि आपका बेटा कितने पानी में है। ऑफिसर ने तंजिया लहजे में कहा, आप मेरी माँ के साथ इस लहजे में बात नहीं कर सकते ऑफिसर। और क्या सबूत है आपके पास कि मैं रेपिस्ट हूँ, जबकि मैंने किसी का रेप नहीं किया? तो आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? आयल शाह ने अपनी हथकड़ियों में जकड़े हाथों को हिलाते हुए गुस्से से कहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ। जिसके साथ तुमने ज़्यादती की है उस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ पर्चा काटा है। ऑफिसर ने भी गुस्से से कहा, व्हाट? मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ तो वो मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? आहिल शाह ने उस बेबुनियाद इल्ज़ाम पर गुस्से से थरथरा उठा। मिस्टर आहिल शाह, तुम मिस निमरा आलम खान को तो जानते होगे ना? ऑफिसर ने तिरछी निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। जी, वो मेरी यूनी फेलो है। आहिल शाह ने कहा,
انہوں نے ہی آپ کے خلاف پرچہ کاٹا ہے۔ آفیسر نے اس کے سر پر بم پھینکا۔ واٹ؟ آفیسر، اس نے مجھ پر بے بنیاد الزام لگایا ہے کیونکہ میری اس لڑکی کے ساتھ صرف 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، ایک مرتبہ کالج میں اور دوسری مرتبہ کل رات ایک پارٹی میں۔ تو بھلا میں اس کے ساتھ ریپ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں اس لڑکی کو اچھے سے جانتا ہی نہیں؟ عاہل شاہ نے شدید غصے سے کہا، تم جیسے مجرموں کے دماغ میں ریپ کرنے کے لیے لڑکی کی کنڈلی کو جاننے کی چاہ نہیں ہوتی، بلکہ تم لوگوں کی آنکھوں اور دماغ میں صرف ان کا جسم ہوتا ہے، آفیسر نے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آفیسر، میں حوث کا پجاری نہیں ہوں جو میرے دماغ اور آنکھوں میں یہ بے ہودہ چیزیں چلیں گی۔ میں ایک نیک اور شریف انسان ہوں۔ وہ لڑکا مجھ پر غلط الزام لگا رہی ہے۔ عاہل شاہ نے نرمی سے آفیسر سے کہا، کل رات روز ہوٹل میں تم ہی تھے نا؟ مس نمرا عالم خان کے ساتھ آفیسر نے عاہل شاہ کے چہرے کے ریاکشن کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جی میں ہی تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ عاہل شاہ نے کہا، جمیلی سے لے جاؤ۔ آفیسر نے حوالدار سے کہا، نہیں، آپ لوگ میرے بے قصور بچے کو نہیں لے جا سکتے۔ انہیں اپنے بیٹے کو لے جاتے ہوئے دیکھ سکتا خاتون ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی بولی، ہیں آپ تو اپنے بے گناہ بھائی کو ہتھکڑیاں لگے دیکھ کب سے رو رہی تھی۔ نعمت رسم کے وقت جب اس کی نظر چھت پر اس دشمن جان پر اچانک سے پڑی تو اسے اپنے آس پاس دیکھ کر اسے بےحد خوشی ہوئی تھی، لیکن اس کی یہ خوشی اس کی خاموشی کا سوچ کر مدھم پڑ گئی۔ ایک دم سے اسے لگا وہ بھی اس کی ماں اور بہن کی طرح شاید اس سے نفرت کرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل کھیل کر اسے اپنا نام دے کر اب خاموش رہ کر اب وہ اس پر اپنی نفرت ظاہر کر رہا ہے۔ رسم ختم ہونے کے بعد جب اسے اس کے روم میں لایا گیا تو وہ روتی ہوئی اپنے سر پر بھڑکیلا بھاری کامدار دوپٹہ نکال کر جو زبردستی حوریہ نے اسے اس لیے پہنایا تاکہ وہ اس شادی میں خوبصورت نہیں بدصورت لگے۔ دوپٹہ پھینکنے کے بعد اس نے آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہوئے آئینے میں اس پیلے رنگ کے جوڑے کو دیکھا جو دولہے والے کی جانب سے آیا تھا، اور اسے وہ بے حد سستا لگا۔ بالکل اپنی ہستی کی طرح اسے اپنی اوقات جان کر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ایک دم سے پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا تو وہ اپنے آنسو صاف کر کے وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ساگم آتش خانزادہ جو روم میں داخل ہو چکا تھا، اس نے روم میں موم بتی اسٹینڈ پر رکھی موم بتی کو جلا کر روم کو اجالے میں بدلا۔ حویلی کی ساری لائٹس اسی نے ہی بند کروائی تھی تاکہ وہ آسانی سے سب سے چھپ کے اپنی بلیک بیوٹی سے مل سکے۔ وہ نکاح کے دن حوریہ اور شگفتہ بیگم کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ دولہے کی باتیں سننے کے بعد اس نے حوریہ اور شگفتہ بیگم کے لیے سزا بھی چن لی تھی۔ ساری موم بتیاں جلا کر جب وہ پیچھے مڑا تو موم بتی کی روشنی میں اسے اپنی حیاتی آنکھیں بند کیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ کر روتے ہوئے صاف نظر آئیں۔ اسے روتے دیکھ کر وہ سخت پریشانی سے آگے بڑھا۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے نازک سامنے ہاتھ جو کہ اب موم بتی کی زرد روشنی میں سنہرے نظر آ رہے تھے کو پکڑ کے اس نے اپنے لبوں سے لگایا، پلیز بلیک بیوٹی اسی طرح بیٹھی رہو۔ نعمت حلیم خان نے اپنے ہاتھ کی پشت پر پہچانے لمس کو محسوس کرتے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، مگر ساگم آتش خانزادہ کی مضبوطی سے ہاتھ پکڑنے پر وہ واپس بیٹھ کر زور زور سے سسکیاں لینے لگی۔ رو مت، اب میں آ گیا ہوں نا بلیک بیوٹی، اب انہیں رونا ہوگا جنہوں نے تمہیں رلایا ہے، ان سب کو حساب دینا ہوگا جو اس سازش میں شامل ہیں۔ ساگم آتش خانزادہ کی جنونی لفظوں کو اپنی سماعت کے بہت قریب سنتی وہ یکدم سے پرسکون ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے پالی اپنی غلط فہمی اس کے یہاں آنے کی وجہ سے اب ختم ہو گئی تھی۔ خان، آپ نے باہر مجھے نظر انداز کیوں کیا تھا؟ پتہ ہے میں آپ کو اس طرح دیکھ کر کتنا ڈر گئی تھی؟ نعمت نے روتے ہوئے اس کی مضبوط چٹانوں کی مانے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ساگم آتش خانزادہ نے اس کی شکایت پر اپنے لبوں سے اس کے گلاب جیسے لبوں کو چھوا تو نعمت کے باقی لفظ اس کے حلق میں رہ گئے۔ وہ لبوں سے ہوتا اس کی نیلگوں آنکھوں سے بہتے موتیوں کو پیار سے چننے لگا۔ نعمت حلیم خان آج پہلی بار نفرت کے علاوہ کسی اور احساس کو محسوس کر رہی تھی جسے پیار کہتے ہیں، ایک عاشق کا پیار۔ ساگم آتش خانزادہ اس کے چہرے سے دور ہوتا کچھ دیر اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا کر اس کی تیز چلتی سانسوں اور اس کی خاموشی کو خود سپردگی سمجھ کر اٹھا اور اچانک سے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ اسے بیڈ پر لیٹا کر اس نے اس کے شولڈر پر اپنے گرم لبوں کو رکھا تو شرم سے اس کا پورا چہرہ گنداری ہو گیا۔ وہ اس کی گرفت میں کسمس آنے لگی۔ روم میں موم بتی کی روشنی میں اس کی شرم سے سانولی رنگت کو گنداری ہوتے دیکھ وہ مبہوت رہ گیا۔ کھوئے کھوئے انداز میں اس نے اچانک سے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا تو نعمت اپنے گالوں کو گرم ہوتے ہوئے محسوس کرتی لرزتی۔ ساگم آتش خانزادہ اس کے لرزنے پر ہوش میں آیا تو اپنے مضبوط ہاتھ پر اس کے رخسار کی نرمی کو محسوس کرتا وہ مسکرایا۔ خان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نعمت اس کے اپنے رخسار پر رکھے ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے شرم سے بولی۔ پریکٹس آف رومانس، گمبھیر آواز میں کہہ کر ساگم آتش خانزادہ نے اس کے گنداری رخسار کو نرمی سے اپنی ٹھنڈی لبوں سے چھوا۔ نہیں خان، پلیز مت کریں، نعمت نے گھر میں موجود مہمان اور اس شخص کی موجودگی سے ڈرتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ کیا مت کروں جانا، بتاؤ تو مجھے، ساگم آتش خانزادہ نے اس کی گھبراہٹ پر اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ رومانس پریکٹس خان، نعمت نے شرم سے اٹکتے ہوئے کہا۔ نو 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 بلیک بیوٹی، ہمارے
मैंने खानज़ादा की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी के लिए मुझे अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। साहिर आतिश खानज़ादा ने उसकी शर्म से सुर्ख कान की लोग को अपने दांत में फंसा कर ज़ोर से बाइट करते वो शरीर लहजे में उससे बेबाक बात कर गया, जिसे सुनकर शर्म से वो अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर कांपने लगी। साहिर आतिश खानज़ादा ने उसकी शर्म से सुर्ख कंधारी चेहरे से दोनों नाजुक हाथों को हटाकर अब ऊपर तकिया पर रखकर फिर उन्हें नरमी से खोलकर अपने मजबूत गर्म हथेलियों से मला। आज मलकियत का एहसास था या उस हुर्रिया की वजह से अपनी ब्लैक ब्यूटी को खोने का डर था जो वो अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। हथेलियों को आपस में जोड़कर अब वो बेखुदी से उसके शर्म से कंधारी रुखसारों पर झुका और प्यार से बारी बारी वहाँ अपना ठंडा लम्स छोड़कर उसके सुर्ख नाक और लबों से छूता लबों के ऊपरी खूबसूरत हिस्से को छूने लगा। शगुफ्ता बेगम की पसंद करदा दूल्हे जो सबसे नज़रें बचाकर चुपके से यहाँ अपने दुल्हन के रूम में उसे डराने और उसकी रंगत का मजाक उड़ाने आया था। दरवाज़ा अंदर से बंद होने की वजह से उसने खिड़की से जाने का सोचा और कदम खिड़की की जानिब बढ़ा दी। जब उसने खिड़की खोलकर रूम के अंदर झांका तो साकित रह गया, क्योंकि रूम में वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक मर्द था जो बेड पर उसके ऊपर झुका हुआ था। कुछ देर उसके कहे गए लफ्ज़ उसी पर अब हंस रहे थे। वो इस वक्त फटी आंखों से अपनी होने वाली सांवली मामूली नकुश की दुल्हन को बेड पर किसी और मर्द के साथ जिस हुलिये में देख रहा था, ये उसके लिए शॉक्ड से कम नहीं था। जिसकी रंगत की वजह से वो जायदाद ना मिलने की वजह से फ़ख्र से परसों निकाह के दिन रिजेक्ट करने का सोच रहा था, आज उसी मामूली लड़की ने उसके रिजेक्शन को उसके मुंह पर कस कर दे मारा था। और सख्त सदमे में रूम के अंदर बेड पर उन दो प्रेमियों को एक होते हुए देखता बुरी तरह से लड़खड़ाकर रूम की खिड़की से दूर हुआ, और जब उसे होश आया तो उस लड़की को किरदार का खिताब देकर वो गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गया। याशाह को अपनी भाई की ज़मानत के लिए क्या करना पड़ेगा और सागिम ने हुरिया और शगुफ्ता बेगम के लिए क्या सज़ा चुनी होगी, ये जानने के लिए अगली एपिसोड जो कि अभी मैं शुरू करने वाली हूँ उसमें आप लोग पढ़ लेंगे। तो जल्दी से अब फटाफट एक कमेंट करके आएँ, और एक कमेंट जो है वो आप सेकंड एपिसोड पढ़ने के बाद कर लीजिएगा। जब एपिसोड ख़त्म होगी तो फटाफट भाग के जाएँ और एक कमेंट करके आएँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। सुबह बखैर ख़िज़ा चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी आंखें खुली तो अपने आप को मजबूत बाहों के हिसार में देखकर वो शर्म से सुर्खी में नहा गई। सागिम आतिश खानज़ादा जो इस वक्त शर्टलेस उसे अपनी बाहों के हल्के में लिए प्यार से उसके चेहरे को देख रहा था, जो इस वक्त उसके कल रात प्यार और शिद्दतें बरसाने पर अब चमक रहा था। सुबह बखैर नेमत ने शर्मीली मुस्कान लबों पर सजाते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश किया। सागिम आतिश खानज़ादा की नज़र उसके नाजुक वजूद पर गड़ी हुई थी। नेमत हलीम खान अपना वजूद कंबल में होने के बावजूद भी अपने महबूब शौहर की बोलती ग्रे आंखों की गुस्ताखियों से शर्म महसूस करती कंबल अपनी थोड़ी तक लाकर खुद को उस शख्स से छुपाने लगी जिसने कल पूरी रात उसके वजूद के ज़र्रे ज़र्रे को अपने लबों से गुलाब किया था। उसकी इस मासूमाना हरकत पर वो मुस्कुरा कर रह गया। उसकी शर्म से कंधारी चेहरे को देखकर उसे एक गुस्ताखी सूझी। जाना ना, मुझे मॉर्निंग विश इस तरह नहीं चाहिए। सागिम ने एकदम से उसके ऊपर आकर दोनों के बीच दीवार बने कंबल को झटके से खींचकर अपने और उसके दरमियान से अलग करके उसके पहलुओं में गिरे उसके दोनों नाजुक सांवले मोमी हाथों को झटके से बेड के दाएं और बाएं जानिब गिराकर उसकी आंखों में अपनी शरीर आंखें उसने गाड़ दी, जो इस वक्त उसके झटके से खुद के ऊपर से कंबल हटाने की वजह से सख्त साकित और शर्म के एहसास से पानियों से लबरेज हो गई थी। उसकी रोई रोई सुर्ख हो चुकी नशत तारी कर देती आंखों को प्यार से बारी बारी चूमते हुए अपनी भारी दिल की धड़कनों में irताश पैदा कर देने वाली आवाज़ में बोला, तो किस तरह चाहिए आपको विश खान। नाजुक वजूद के ऊपर से कंबल हटने की वजह से उसकी शर्टलेस पहाड़ी जैसे मजबूत जिस्म की तपिश था अपने उसकी शर्ट से छुपे नरम और नाजुक वजूद पर पड़ने से अपनी धड़कनों पर हशर बर्पा होता हुआ शिद्दत से महसूस करने लगी। इस रसीले स्वीट डिश को चख कर मुझे तुम्हारा गुड मॉर्निंग विश चाहिए जाना। खूबसूरत गुलाबी नरमो मुलायम लबों पे अपनी बेबाक नज़रें गाड़े सागिम आतिश खानज़ादा ने अपनी उंगली बढ़ाकर लबों के किनारे की नरमी को महसूस करते हुए गंभीर दिल की गहराइयों में तरती भारी आवाज़ में कहा, खान आप ना बहुत बेशर्म है। इस बेबाक बातों से सरतापा शर्म से सुर्ख हो चुकी नेमत ने उसकी फरमाइश पर उसके पहाड़ों की तरह मजबूत सीने पर अपने नाजुक हाथों का मुक्का बनाते हुए उसे मार कर कहा, यह तो अच्छी बात है ख़िज़ा जाना कि हम बेशर्म हैं, वरना मेरी शराफत से लोग फ़ायदा उठाकर तुम्हें मुझसे दूर कर देते। उसकी गर्दन पर बने निशानों पर अपने लब रख कर जो कल रात को अपनी प्यार की बरसात उस पर शिद्दत से बरसाते वक्त उसे तोहफ़ों की सूरत में उसने उसे दिए थे, अब आप ये शादी कैसे रोकेंगे खान। वो उसके पत्थर जैसे सख्त सीने पर अपनी नाजुक उंगली रख कर आड़ी तिरछी लकीरें खींचती हुई बोली, शादी को मैं नहीं तुम रोकोगी जाना। सागिम ने कहकर उसकी उंगली को पकड़कर अपने लबों के दरमियान में रखकर ज़ोर से बाइट किया, हुई अम्मा मेरी उंगली। आप खान आज आप मेरे साथ इतने वाइल्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। उसकी आज वाइल्ड अंदाज पर नेमत से सकती हुई बोली,
क्योंकि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सागिम की बोल्ड नज़रें अपनी बड़ी सी ब्लैक रंग की शर्ट में छुपे उसके नाजुक बदन के नज़र आते नक्शो निगार को बेबाकी से देखते हुए कहा, खाना आपकी नज़रें। नेमत उसकी बेबाक नज़र को अपने नाजुक बदन के नशेबो फराज में गुम देख हड़बड़ाकर उससे धक्का देकर अपने ऊपर से हटाती हुई उठी और अपनी तेज़ सांसों के दरमियान उसकी आंखों पर अपने हाथ रखती हुई बोली, मेरी आंखों को क्या हुआ है गिज़ा जाना? सागम अब उसके हाथों की वजह से उस हसीन मंजर से महरूम होते हुए मुस्कुरा कर बोला, आप जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाएं खान। नेमत ने उसकी आंखों पर से हाथ हटाए बगैर खफगी से कहा। इस वक्त उसके अंदर कॉन्फिडेंस सागिम आतिश खानजादा की तरफ से प्यार और इज्जत की वजह से आया था। क्यों जाना, मैं क्यों इलाज करवाऊँ अपनी आंखों का? मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं, खूबसूरत तेज़ शनास हैं। साकिब ने बंद आंखों से उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब करते हुए कहा, नहीं, आपकी आंखें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, ये बहुत ही बेशरम और गलत जगहों पर अटकेलियाँ करती हैं, इन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। नेमत ने उसकी बेहद गुर्बत पर झटके से उसकी आंखों से अपने हाथ हटाते हुए कहा, गलत नहीं खिज़ा, जायज़ जगहों पर कहो, क्योंकि मेरी आंखें इस वक्त जायज़ा जगह की सैर कर रही हैं, जायज़ जगह की सैर कर रही हैं। साकिब आतिश खानज़ादा की आंखें नेमत के हाथ हटाने की वजह से फिर से उसके नाजुक बदन पर अटकेलियाँ करने लगीं। खाना, हम इस शादी को रोकने की बात कर रहे थे शायद, नेमत ने आंखों को बड़े करते हुए कहा, लेकिन इस वक्त मैं अपनी बीवी की खूबसूरती को देख रहा हूँ और उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। इस शादी का क्या करना है ये मैं शादी के दिन देख लूँगा, इस वक्त जाना मुझे सिर्फ खुद को देखने दो। सागिब ने बेखुदी से कहकर उसे बेड पर लिटाया और शर्ट के बटन खोलने लगा। नहीं खाना भी नहीं, अभी रहने दें, अगर आपको हुरिया आपी ने मेरे रूम में मेरे साथ देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगी। नेमत ने उसके हाथ पर जो शर्ट के आखिरी बटन को खोल रहे थे पकड़ते हुए कहा, डैम इट, कल रात मेरे इतने प्यार के बावजूद भी उस चुड़ैल का डर तुम्हारे दिल से अभी तक नहीं उतरा। उसकी आंखों में हुरिया नामी खौफ देखकर सागिम आतिश खानज़ादा ने उससे दूर होकर गुस्से से बेड ग्राउंड पर लगे छोटे से शीशे पर मुक्का मारते हुए कहा। शीशा टूटने की आवाज़ पर नेमत ने खौफज़दा होकर अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चीख मारी, कितना टाइम लगेगा तुम्हें इस डर को अपने सर से उतारने के लिए? बोलो बीवी, हम ठीक हैं, तुम्हें इसका कुछ नहीं बोलना है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ अपनी इस चुड़ैल बहन के डर को अपने दिल से निकालने के लिए, और इस शादी को कैसे रोकना है अब ये तुम करोगी। तुम्हारी मुझ पर एतबार ना करने की ये सज़ा है जो शायद तुम मुझ पर नहीं करती हो, और अब फालतू के वहम मत पालना। क्या सागिम आतिश खानज़ादा तुमसे मोहब्बत करना छोड़ चुका है? मेरी तुम्हारे लिए दीवानगी अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने तुमसे चाची और हुरिया के जुल्मों की सितम में जकड़ी हुई जेरिसा में लड़की समझ कर मोहब्बत नहीं की, बल्कि तुम्हारी नरम दिली मासूमियत और जुल्म सहने के बावजूद अपनी तरह एक इंसान को वापस ज़िंदगी की तरफ लाने की वजह से की। तुम्हें मैं बिल्कुल अपनी तरह मजबूत देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा ये डर तुम्हें मजबूत नहीं होने देगा। तुम जब तक इस डर को ख़त्म नहीं करोगी तब तक वही नेमत रहोगी जो मेरे निकाह में आने से पहले थी। अब जब तुम्हारा डर ख़त्म होगा मैं तभी तुमसे बात करूँगा, तुमसे मिलूँगा। शीशे के टुकड़े हाथों की पुश पर घूमने की वजह से की परवाह किए बगैर उसने आगे बढ़कर उसे सख्ती से कंधों से पकड़कर शदीद गुस्से से कहकर उसे झटका देकर छोड़ता बेड से नीचे उतरा और अपने शर्ट के बगैर उसके रूम से बाहर निकला। नहीं, रुक जाइए खान प्लीज़, आपके हाथों से खून निकल रहा है, मुझे बैंडेज लगाने दें प्लीज़, वरना आपके हाथ में इन्फेक्शन हो जाएगा। वो सफ़ेद सिल्की बेड शीट पर उसका खून देखती दीवानों की तरह बेड से नीचे उतरी और नंगे पैर अपने हुलिया की भी परवाह किए बगैर अपने रूम से बाहर निकली और उसके मजबूत पूछ से लग कर रोती हुई बोली, मैं अपने रूम में जाऊँ। सागिम आतिश खानज़ादा ने अपने सीने से उसके सामने लड़ते हुए हाथ हटाते हुए सर लहजे में कहा, नहीं खान, जब तक आप बैंडेज नहीं लगाएंगे मैं यहाँ से नहीं हटूँगी। इसी तरह आपकी पूछ से लगकर आपसे इस बात पर जिद करूँगी। नील को आंखों से मोती गिरकर उसकी चट्टानों जैसी मजबूत पुश्त को भिगो रहे थे। नेमत, साकिब, तुम मेरी मलकियत हो, मेरा इश्क हो, मेरी दीवानगी हो। इस वक्त तुम पर किसी मुलाजिम की नज़रें भी पड़ी ना तो मैं इसे ज़िंदा जला दूंगा, क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में देखने का इख्तियार सिर्फ मुझे है। पीछे मुड़कर तुम उसकी नाजुक जिस्म में फ़क्त अपनी शर्ट को देकर वो आगे बढ़ा और बालों से पकड़कर उसका सर अपने सर के साथ जोड़ते हुए शिद्दत पसंद लहजे में बोला, खान, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़रें पड़े तो मेरे साथ अंदर चलकर चुपचाप मुझसे बैंडेज लगवा लें। वो अपनी सुर्ख नीली रोई रोई आंखें उठाकर उसके ग्रे गुस्से से सुर्ख होती आंखों में आंखें डालकर देखती हुई बोली। सागिम आतिश खानज़ादा उसे इसी तरह जमकर खड़े होकर ज़िद्दी बच्चों की तरह ज़िद करते हुए देखकर गुस्से से झुका और उसे अपनी बाहों में भरकर रूम की जानिब बढ़ा। वो दिन भी आ पहुंचा जिसका सबको इंतज़ार था, ख़ासतौर पर शगुफ्ता बेगम और हुरिया को था जिस उस दिन का इंतज़ार, क्योंकि दोनों आज अपने मंसूबे पर मुकम्मल तौर पर कामयाब जो होने वाले थे। इस वक्त दोनों स्टेज से नीचे खुशी खुशी सारे मेहमानों से मिल रही थीं। हुरिया सुर्ख लहंगे में किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। उसकी सुर्ख पर सफ़ेद रंगत पर मेकअप बहुत जच रहा था। जुनैर यूसुफ खान जो उस हसीन बुला को मबहूत होकर देख रहा था
दुल्हन आ गई का शोर सुनकर अब वो उस जानिब मतवज्जा हुआ जहाँ हॉल के एंट्रेंस से नेमत हलीम खान को दो लड़कियां सहारा देकर स्टेज की जानिब लेकर आ रही थीं। उस वक्त हुरिया की गोरी रंगत आंखों में सजने की वजह से जुनैर यूसुफ खान को उसकी सांवली रंगत फीकी लग रही थी। बारात निकलने से पहले उसकी माँ ने शगुफ्ता बेगम के हिस्सा देने से साफ इनकार का बता दिया था। अगर उसे जायदाद मिलती तो वो उसे मायूं वाली रात कबूल कर इस बदकिरदार बदचलन लड़की से शादी कर लेता, लेकिन अब ये नामुमकिन था। इसलिए मौलवी साहब के पूछने पर वो अपने दिल और आंखों में नफरत के शोले लिए अपनी जगह से उठा। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। स्टेज पर बैठे दूल्हे की नज़रें अपने सामने दूसरी तरफ के सोफ़े पर सांवली रंगत की लड़की पर जमी हुई थी, जिसकी सांवली रंगत उसकी और उन लोगों की नज़रों में इंतहाई बदसूरत थी। जो दुल्हन के रूप में सजी हुई भी ज़ुनैर यूसुफ खान को ख़ास नहीं लग रही थी, तो वही दूसरी तरफ सागिम आतिश खानज़ादा से सुर्ख लहंगे में देखकर अपने होश खो बैठा था। मुझे बदसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं है। दूसरी बार मैं इसी दूल्हे की नफ़रत से बोले गए लफ्ज़ सुनकर अपनी आंखें ऊपर उठाकर साकित नज़रों से देखने लगी। क्यों, तुम्हें यह निकाह क्यों कबूल नहीं है बरखुरदार? मैं वजह जान सकता हूँ? दुल्हन के बाप ने आगे बढ़कर शदीद गुस्से से पूछा। वजह इसकी बदसूरती है। सिर्फ आंखों का खूबसूरत होना काफ़ी नहीं है। जिस सर्कल में हम रह रहे हैं वहाँ सिर्फ सफ़ेद रंगत मायने रखती है, जो इसके पास नहीं है। तो मैं क्यों एक बदसूरत लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ? एक बार फिर से अपनी बदसूरती की वजह से अपनी ज़ात के रद्द किए जाने पर उसकी हसीन खूबसूरत समंदर जैसी नीली खूबसूरत आंखों में नमी सी बहने लगी। ज़लील इंसान, अगर तुम मेरी मासूम बेटी से निकाह नहीं करना चाहते थे तो क्यों उस तरह लोगों के सामने मेरी बेटी का तमाशा बनाया तुमने? अपनी मासूम बेकसूर बेटी के लिए वहाँ बारात पर मौजूद लोगों की चैमगोइयाँ सुनकर गुस्से से पागल होकर आगे बढ़े और दूल्हे के चेहरे पर बेदर पे मुक्का मारते हुए बोले, मासूम और ये? दुल्हन की बात पर सख्त चुभती नज़रों से सामने सोफे पर मुश्किल से अपना बेजान वजूद लिए बैठी सांवली और मामूली लड़की की जानिब देखते हुए तंज़ी अंदाज में बोला, अंकल ज़रा इस मासूम से पूछें कल रात किसके साथ रंग रलियाँ मना रही थी? कल रात वो अपने महरम के साथ थी, लेकिन यह बात हुरिया के अलावा कोई नहीं जानता था कि सागिम आतिश खानज़ादा उसका शौहर है। मगर इस वक्त उस इल्ज़ाम पर उसकी नीली आंखों से टिप टिप पानी बहकर नीचे उसके गालों को भिगोने लगे थे। अपने शौहर के साथ? मैरिज हॉल में कब से तमाशा बेजारी से देखते हैं। उनके ख़ानदान के सबसे शानदार लेकिन ज़िद्दी, बदतमीज़, घमंडी, अकड़ू, लापरवाह शहज़ादे ने उठते हुए मगरूराना चाल चलते हुए दूल्हे के करीब आकर अपनी सुर्ख आंखों से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, सागिम ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हलीम खान ने अपनी ज़िद्दी सरफिरे भतीजे की बात पर गुस्से से कहा, ये बकवास नहीं है, ये सच्चाई है। नेमत मेरी बीवी है। सागिम आतिश खानज़ादा ने मैं इतनी देर से बस इसलिए खामोश था क्योंकि मैं इतने दिनों से सख्त बोर हो रहा था। मुझे अच्छे से पता था ये मर्द मेरी नेमत की फेवर रंगत की वजह से इस निकाह से इनकार कर देगा। अपने हमेशा के लापरवाह अंदाज में कहते हुए वो अपने ख़ानदान के बाकी लोगों को हक्का बक्का छोड़कर नेमत की खूबसूरत आंखों में देखते हुए तंज से विंक करता मुस्कुराया। नेमत जो इस दुश्मन जान की नाराज़गी की वजह से पहले ही टूटी हुई थी, उसके इस तरह अपनी नाराज़गी निकालने पर वह इस सरपुरे घमंडी इंसान को साकित नज़रों से घूरने लगी। बीवी, तुम इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी हो? इस इंसान को रिजेक्ट करके इसकी औकात बताओ कि इसकी तुम्हारी ज़िंदगी में जगह कहाँ पर है? तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ करने का हक़ सिर्फ मुझे है, किसी नामहरम को नहीं। इसे बताओ कि इस रात मैंने तुम्हारी खूबसूरती की कितनी तारीफ़ की थी, जिसकी वजह से अब तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम इस दुनिया की हसीन तरीन लड़की हो, और ये भी कहना कि अच्छा है मैं गैर मर्दों की नज़रों में बदसूरत लगती हूँ। अगर खूबसूरत लगने लगी ना तो मेरा ये सरपिरा शौहर उनकी आंखें निकाल कर ग्राइंडर में डालकर उनकी चटनी बना देगा। सागिम ने आगे बढ़कर नेमत को कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब करते हुए ज़ुनैर यूसुफ खान की जानिब देखते हुए कहा, हाँ ठीक कह रहे हैं मेरे शौहर, आप जैसे लालची इंसान की जगह मेरी ज़िंदगी में यहाँ मेरी जूती की नोक पर है। नेमत, सागिम आतिश खानज़ादा ने सर लहजे में ज़ुनैर यूसुफ खान से कहा, काली डायनी क्या बदतमीज़ी है? हुरिया उसे नडर अंदाज में ज़ुनैर यूसुफ खान से बात करते हुए देखती गुस्से से आगे बढ़कर बोली, चटाख। हुरिया को आगे बढ़कर हमेशा की तरह खुद पर हुक्म चलाते हुए देखकर नेमत ने कस कर उसके सुर्खों सफ़ेद रुखसार पर एक ज़ोरदार थप्पड़ झड़ दिया। ये ताकत उसे अपने महबूब शौहर के चैलेंज की वजह से मिली थी। तुम सफ़ेद चुड़ैल कुछ देर चुप करके खड़ी नहीं रह सकती हो? देख नहीं रही हो क्या मैं तुम्हारे और शगुफ्ता बेगम के इस लालची बंदर को उसकी औकात दिखा रही हूँ? उसकी आंखों के आगे अपनी उंगली उठाकर उसे गुस्से से बोली। उसकी चर्ब जुबानी पर सागिम आतिश खानज़ादा ने खुशी से उसका रुख अपनी जानिब किया और सबके सामने ही उसके फॉरहेड को चूमा। यू आर रियली कूल माई वाइफी। तुम्हें इस तरह अपने हक़ के लिए लड़ते हुए देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। उसके फॉरहेड से अपने होंठ हटाकर उसने गंभीर लहजे में कहा, चट्टाख, ये क्या हरकत है बरखुदा? अगर तुम तमीज़ भूल गए हो तो बताओ, मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करता हूँ।
आलिम खान जो अपने सर फिरे बेटे को तमाशा करते हुए गुस्से से देख रहे थे, उसकी इस बेबाकी पर गुस्से से आगे बढ़ते और उसे नेमत से दूर करके उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर बोले, अब मुझे आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आलम खान, बहुत नाहक आपके जुल्म सहे हैं मैंने, अब और नहीं सहूँगा, क्योंकि अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जद्दोजहद करने वाला हूँ। सागिम आतिश खानज़ादा ने आज पहली बार उनसे सख्त लहजे में बात की थी, मगर फिर भी उसके सख्त लफ्ज़ों में उनके लिए थोड़ा लिहाज मौजूद था। तुम लोग अपनी लड़ाई घर जाकर करो, मुझे तुम लोगों की लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम लोगों ने धोखा दिया है, मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा, पूरी सोसाइटी में तुम लोगों को जलील करूँगा। जुनैद यूसुफ खान ने गुस्से से कहा, तुम अपने धोखे का बदला किसी और तरह से भी ले सकते हो, हमें बदनाम करके तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इससे अच्छा शगुफ्ता बेगम से कुछ डिमांड करो, क्योंकि मेरी बीवी को तुमसे शादी करने के लिए उन्होंने ही फोर्स किया था। अब उन्हीं से तुम जो मांगना चाहो मांग लो, शायद वो जलील होने के डर से हंसी खुशी तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी चीज़ दे दे। सागिम आतिश खानज़ादा ने इस लालची इंसान को लालच देते हुए कहा। जुनैर यूसुफ खान शगुफ्ता बेगम से क्या मांगेगा, ये जानने के लिए अगली एपिसोड का वेट करें। अब तक के लिए इतना ही, एपिसोड ख़त्म हो चुकी है। अच्छा सा कमेंट कर दें, लॉन्ग सा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आज आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो हम फिर नाराज़ हो जाएंगे और एक दिन के गैप से एपिसोड देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।